तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सपोर्ट मटेरियल के पार्ट 2 के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में आपको पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 के 5 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देख के आइए। उसके बाद जो है आपको ये वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में जो है मैंने वो वीडियो को ऐड कर दिया है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा एक प्यारा सा। तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कहता है भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य जो है वो पूरा करना चाहते थे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधारिक संरचना जो है वो क्या होती है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको आधारिक संरचना ही नहीं पता होगा तो आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन के अंदर वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ जाए तो भी मेरे को इस बात का पूरी गारंटीड है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाएंगे। आधारिक संरचना दो तरीके की होती है, एक होता है इकोनॉमिकल, एक होता है सोशल। इकोनॉमिक के अंदर हम रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन इस सबको ऐड करते हैं, और सोशल के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ वगैरह इसको ऐड किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि अंग्रेजों ने इकोनॉमिकल और सोशल में क्या क्या चीज़ें करी, और अगर करी तो उसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्ट थे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, औपनिवेशिक शासन काल में भारत में रेलों का, पत्तनों का, जलवहीन का, डाक तार आदि का विकास हुआ, अंग्रेजों ने किया। लेकिन इसका उद्देश्य जो है, ध्येय का मतलब उद्देश्य, जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, अपितु इसके पीछे औपनिवेशिक हित साधने का ध्येय था। ध्येय का मतलब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उद्देश्य होता है। मतलब कि अगर अंग्रेजों ने रेल का, सड़कों का, ट्रांसपोर्टेशन का, डाक और तार का, जल परिवहन का, अगर इन सब का विकास किया तो उनका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना नहीं था। अगर उन्होंने इन सब चीज़ों का विकास किया तो उन्होंने इन सब चीज़ों का विकास केवल अपने फ़ायदे के लिए किया। अपने फ़ायदे के लिए क्यों किया? उन्होंने रेल, रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, डाक तार, ये सब का विकास इसलिए किया ताकि जो भारत से कच्चा माल इंग्लैंड की तरफ जाता था, बनी बनाई वस्तुएं भारत की तरफ आती थी, वो और बहुत ही स्मूथली जो है हो सके, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, उनके गुड्स भारत के कोने कोने तक बिक सकें, इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का विकास किया। देखिए क्या क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारे पास सड़कें थी तो वो मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके लिए वो सही नहीं थी। तो सड़कों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा हो सके तथा देश के भीतरी भागों से कच्चा माल निकटतम रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई उनके सैनिकों वगैरह को, उनकी सेनाओं वगैरह को कोई दिक्कत ना हो सके, उनके आने जाने में बहुत ही जो है आराम से वो आना जाना हो सके उनका, और जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही ईजिली जो है पहुंचाया जा सके। सबसे पहला उद्देश्य तो उनका ये था, इसलिए उन्होंने जो है सड़कों का निर्माण किया। भारत की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। डाक तार और संचार की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन बेटर से बेटर तरीके से हो सके, इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का विकास किया। एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेजी धन का भारत में लाभ अर्जित करने के लिए निवेश किया जाए। ध्यान से समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेजी धन का भारत में लाभ अर्जित करने के लिए निवेश किया जाए। क्या हुआ इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई उनको दिख गया भारत के अंदर कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, और हम अपनी बनी बनाई वस्तुएं भारत के अंदर ही बेचना चाहते हैं। भारत को उन्होंने देखा भाई भारत तो यहाँ पे बाजार भी बढ़िया है और कच्चा माल भी ठीक है, तो अगर हमें भारत का, ये कह सकते हो, खून चूसना है, भारत का अच्छी तरीके से शोषण करना है, तो भाई हमें थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे उन चीज़ों पर उन्होंने खर्च किया जिससे उनके प्रॉफिट 2 से 3 गुना, ये कह सकते हो 10 गुना बढ़ जाए। मतलब ऐसी चीज़ों पे, रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी जगहों पे उन्होंने भारत पे पैसा लगाया, भारत पे खर्च किया, जिससे उन्हीं को ही फायदा हो। तो अगर उन्हें लाभ अर्जित करना है तो वो ये बात समझ गए थे कि भाई हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत निवेश तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, इकोनॉमिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। अगर हमें यहाँ से लाभ कमाना है तो हमें भारत के इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, क्या आपको लिखना है ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचना कीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ब्रिटिश शासनकाल ने जो भी औद्योगिक नीतियां अपनाई थी उसकी हमें कमियां बतानी है, कमियां। तो देखिए, भारत औपनिवेशिक शासन काल में एक शक्तिशाली औद्योगिक ढांचे का विकास नहीं कर सका। ये निम्न तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योग में गिरावट। हमें यहाँ पे ये बताना है कि ब्रिटिश शासनकाल के अंदर जो औद्योगिक नीति अपनाई गई थी उसकी हमें कमियां बतानी है, आलोचना। तो क्या कह रहा है, ब्रिटेन का एकमात्र उद्देश्य सस्ती से सस्ती कीमतों पर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना और भारत में ब्रिटेन से आए उत्पादित माल बेचना था। भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की ब्रिटेन की मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से कड़ी प्रतियोगिता हो गई। ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी वो सस्ती हुआ करती थी क्योंकि वो मशीन से बनती थी, और जो हैंडमेड थे वो भाई महंगी होते थे क्योंकि वो हाथ से बनती थी। घरेलू उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की मांग घटती गई। अब लोगों को सस्ते गुड्स पसंद आने लग गए जो ब्रिटेन की वस्तुएं जो मशीन से बना रहे थे, और जो घरेलू उद्योग जो हैंडीक्राफ्ट के गुड्स थे उनकी मांग धीरे धीरे कम होती गई। और एक टाइम ऐसा आया कि हैंडीक्राफ्ट को अपना क्या करना पड़ा, हैंडीक्राफ्ट को अपना पूरा उद्योग ही बंद करना पड़ा। जब माल ही नहीं बिक रहा तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, समान गुणवत्ता के किसी भी विकल्प के बिना हस्तकला उद्योगों में गिरावट, सबसे पहला। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखना है आधुनिक उद्योगों का अभाव। भारत में आधुनिक उद्योग 19वीं सदी के दूसरे छिमाही के दौरान विकसित होना शुरू हुए, मतलब 19वीं सदी के मिड में, छिमाही का मतलब मिड होता है, परंतु इसकी विकास की दर बहुत ही ज़्यादा धीमी थी और अवरुद्ध थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो हैं यहाँ पे हमको नहीं देखने के लिए मिल रही थी। औपनिवेशिक काल के अंत तक उद्योग और प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत ही निम्न था। 19वीं सदी के दौरान औद्योगिक विकास कपास और जूट कपड़ा मिलों तक ही सीमित था। केवल यही कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज थी और कोई भी इंडस्ट्री हमको यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रही थी। लोहा और इस्पात, जिसको टिस्को की बात करें, 1907 में आया, जबकि चीनी, सीमेंट, कागज ये सब उद्योग जो है 1930 में जो है विकसित हुए। और 1947 में तो हम आज़ादी हो गए थे। अंग्रेज कब से आए थे, 1757 में आ गए थे। तो आधुनिक उद्योगों का क्या था, अभाव था। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, पूंजीगत उद्योगों का अभाव था। पूंजीगत उद्योग कौन से होते हैं, जो मशीन वगैरह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो भारत में मुश्किल से ही कोई पूंजीगत उद्योग थे जो आधुनिकीकरण को आगे बढ़ा दें। 70 संयंत्र तथा मशीन का आयात किया जाता था। भारत अपनी तकनीक और पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर था कि हमें ये दूसरे देशों से ही मंगानी है। व्यावसायिक संरचना निम्न विकास दर का सूचक भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का सबूत था। इस बात से मिल जाता है कि कार्यशील जनसंख्या का 72% लोग कृषि में लगे हुए थे, 11.9 औद्योगिक क्षेत्र में, और राष्ट्रीय आय में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 25.3 था, जबकि कृषि का इतना। आपको बेटा इस पॉइंट के, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना क्या है, यहाँ पे आपको केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हमें पॉइंट बताने हैं कि ब्रिटिश शासन काल के टाइम पे, मतलब 1757 से लेके 1947 तक, जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में बताना क्या है। क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको बता चुका हूं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी रूल, रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो कह सकते हो वो औद्योगिक नीति होती है। तो ब्रिटिश शासन काल में जिस टाइम की औद्योगिक नीति को अपनाया गया था, कि मतलब ब्रिटिशर्स ने किन इंडस्ट्रीज का निर्माण किया, किन इंडस्ट्रीज का निर्माण नहीं किया, वो हमें यहाँ पे बताना है और उसकी कमियां बतानी है। तो पहले तो भाई जो हैंडीक्राफ्ट लगी हुई थी उसको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। आधुनिक उद्योग थे ही नहीं, पूंजीगत उद्योग थे ही नहीं, आयात करते थे, और बंदे एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लगे हुए थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम लगे हुए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में पोर्शन ज़्यादा था और इंडस्ट्रियल का कम था। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कह रहा है औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। मतलब कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो पॉजिटिव था, निर्यात ज़्यादा हो रहा था, आयात कम होता, फायदा हो रहा था। लेकिन इस फायदे को, इस अधिशेष को, किंतु इस अधिशेष का देश के सोने और चांदी के प्रभाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वो जो फायदा हो रहा था हमें, भारत और इंग्लैंड के बीच में जो आयात निर्यात हो रहा था, उस आयात निर्यात का जो फायदा हुआ वो भारत की अर्थव्यवस्था पे खर्च नहीं हुआ। वास्तव में इसका उपयोग तो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया। अंग्रेजों ने क्या करा इन पैसों का, जो फायदा हो रहा था, ये जरा देखिए। अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का कर छुटाना, युद्ध पर व्यय करना, अदृश्य मदों का आयात करना, इन सब चीज़ों के लिए, मतलब अदृश्य मदें कौन सी होती है, सेवाओं का आयात करने के लिए खर्च किया जाता था। युद्ध वॉर वगैरह के लिए इक्विपमेंट वगैरह को खरीदने के लिए यहाँ पे खर्च किया जाता था, और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इनका यूज़ किया गया, जो विदेशी व्यापार से, विदेशी आयात निर्यात करने से जो फ़ायदा हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं समझ आएगा कि बताना क्या है। इस क्वेश्चन में आपको भारतीय संपत्ति के निष्कासन, ये वर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो विदेशी व्यापार जो हम कर रहे थे भारत और इंग्लैंड के बीच में, जो आयात निर्यात जो हो रहा था, उससे अब 3 तरीके का होता है, तो उससे हमें फ़ायदा हो रहा था, सरप्लस हो रहा था, निर्यात अधिशेष था, मतलब हमारे को विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ रही थी। लेकिन उस फायदे का अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था पे 1 रुपया खर्च नहीं करा। उन्होंने अपने युद्ध वगैरह के खर्चों के लिए, सेवाओं का आयात करने के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ये 3 उद्देश्य याद रखने, इसको अलग पॉइंट बना देना, इसको अलग पॉइंट बना देना और इसको अलग पॉइंट बना देना। इन 3 उद्देश्यों के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे जो है ना थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ऊपर वाला 7 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है जनांक के संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की और संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये कह रहा है कि औपनिवेशिक काल की जनांकी की स्थिति को दर्शाइए कि ब्रिटिश शासन काल के टाइम पे डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। तो उच्च शिशु मृत्यु दर थी, स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर, मतलब कि क्या कहते हैं, IMR की अगर हम बात करें तो भाई 218 प्रति हज़ार थी। व्यापक निरक्षरता थी, मतलब लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ थे। ठीक है, केवल कितने % लोग ही पढ़ लिख सकते थे, 16.5% से भी कम, और महिलाओं की 7%। जीवन प्रत्याशा की बात करें, ऑन एन एवरेज बंदा केवल 32 साल ही जीता था, और गरीबी और निम्न जीवन स्तर थी, मतलब कि लोगों को अपनी आय का 80 से 90% हिस्सा केवल बेसिक नीड्स पर खर्च करने पे जा रहा था। कुल जनसंख्या का 52% गरीबी रेखा से नीचे था। देश के कुछ हिस्से अकालों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली जन्म दर, मृत्यु दर, IMR और क्या कहते हैं साक्षरता दर, और क्या कहते हैं एक बंदा होना है, जीवन प्रत्याशा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। जनांकी की स्थिति का मतलब जनसंख्या के बारे में डिस्क्राइब करना, जन्म दर, मृत्यु दर, IMR वगैरह, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें, कह रहे स्वतंत्रता की पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषता बताइए। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, व्यावसायिक का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का कितना पोर्शन प्राथमिक में, कितना पोर्शन द्वितीय में और कितना पोर्शन तृतीयक में काम कर रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाता है, तो आपको ये लिखना है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्य बल के वितरण को क्या कहते हैं, उस देश की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। तो ये 1 नंबर का आ जाता है, ये आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, व्यावसायिक संरचना। तो कितना % लोग कहाँ लगे हुए थे। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कार्यशील जनसंख्या का 70 से 75% कृषि क्षेत्र में लगा हुआ था। औद्योगिक की बात करें तो 15 से 20% हिस्सा जो है औद्योगिक क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र में 15 और 20% जो है सेवा क्षेत्र में लगा हुआ था। तो एक पॉपुलेशन का एक बहुत ही यहाँ पे देखेंगे 70 से 75 कृषि में लगा हुआ था, 10% औद्योगिक में लगा हुआ था, और 15 से 20 सेवा में लगा हुआ था। 10 है इसका औद्योगिक का। ठीक है,
यहाँ से ये वाला डेटा भी लिख सकते हो, बुक में जो टी आर जैन में लिखा है वो भी लिख सकते हो। जैसे वहाँ 72 पॉइंट कुछ लिखा है, फिर 10 पॉइंट, फिर 17 पॉइंट, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुक से बुक वाला भी डेटा लिख सकते हो। उसके बाद है बढ़ रही क्षेत्रीय असमानता। इसका क्या मतलब हुआ? व्यावसायिक संरचना में क्षेत्रीय विविधताएं बढ़ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, जैसे राज्यों में कार्यबल की कृषि पर निर्भरता कम हो रही थी, जबकि उड़ीसा, पंजाब कृषि पर निर्भर कार्यबल में वृद्धि हो रही थी। मतलब कि कह रहा है क्षेत्रीय असमानता का क्या मतलब होता है। क्षेत्रीय असमानता का आप पहले मतलब समझिए। हम कह रहे हैं पॉपुलेशन का एक लार्ज 75% लोग कृषि में लगे हुए थे, लेकिन कुछ स्टेट में कृषि पर लोग बहुत ही ज़्यादा निर्भर थे और कुछ स्टेट में कृषि पर बहुत ही ज़्यादा कम निर्भर थे। तो इसकी वजह से, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, यहाँ पे लोग कृषि पर कम निर्भर थे, जबकि उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे लोग कृषि पे ज़्यादा निर्भर थे। तो इससे क्या, इसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय असमानता। अब भाई जहाँ पे कम निर्भर थे मतलब वहाँ लोग किसी दूसरे सेक्टर में लगे हुए हैं, द्वितीय और तृतीय में, तो वहाँ पे ज़्यादा विकास होगा। और जहाँ पे कृषि में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और द्वितीय और तृतीय में कम लगे हुए हैं, वहाँ थोड़ा वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम सही होगा। तो इसको कहते हैं क्षेत्रीय असमानता। ठीक है, मतलब जब तक एक क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो रहा है और दूसरे क्षेत्रों का विकास कम हो रहा है तो उसको क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं अभी आप जो है 11 क्वेश्चन पढ़िए, वरना आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3 जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं, और बाकी के जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी मैं आपको तीसरे पार्ट में इसके करा दूंगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, भारतीय संपत्ति का निष्कासन और ब्रिटिश शासनकाल में औपनिवेशिक नीति, जनांकी की स्थिति, ग्रेट डिवाइडेड ईयर, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 7वां 8वां, इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।